हम देखेंगे कि संवाहक में क्लोनिंग करने के लिए तो निम्नलिखित विशेषताओं की आवश्यकता होती है। तो एक अच्छे क्लोनिंग में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए वो हम इस वीडियो में बताएंगे। तो इसमें 4 विशेषताएं होनी चाहिए। एक ORI स्थल होना चाहिए, दूसरा भरणयोग चिह्नक, तीसरा क्लोनिंग स्तर और चौथा होना चाहिए संवाहक, यानी परपोषी में प्रवेश कर सके। तो ORI का मतलब क्या होता है? तो ORI का मतलब होता है कि यानी कि उसमें प्रतिकृति करने की क्षमता होनी चाहिए, यानी प्रतिकृति करने का एक क्रम होना चाहिए। अगर वो क्रम है तो वह प्रतिकृति करेगा, यानी परपोषी में जाकर के प्रतिकृति कर सकता है। तो सबसे पहले उसमें प्रतिकृति का स्थल होना चाहिए। तो प्रतिकृति के स्थल को ORI से प्रदर्शित करते हैं और ये जो चित्र दे रखा है यह PBR 332 का है। तो सबसे पहले प्रतिकृति स्थल होना चाहिए, यानी ORI होना चाहिए। यहीं से प्रतिकृति आरंभ होती है, यानी कि DNA को, यानी जो विजातीय DNA खंड को जोड़ करके उसमें उसकी प्रतिकृति तैयार की जाती है और उस पर की प्रतिकृतियों पर भी नियंत्रण रखा जाता है ORI। फिर उसके बाद में होना चाहिए वर्णयोग चिह्नक। तो वर्णयोग चिह्नक का मतलब होता है कि जो संवाहक है उसमें एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीन स्थल होने चाहिए। एंटीबायोटिक प्रतिरोधी स्थल जीन होने चाहिए। अब इसमें 2 जीन स्थल दे रखे हैं। एक तो है AMPR, यानी कि एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन के प्रतिरोधी जीन स्थल है। यानी जीवाणु कोशिका हमेशा एंटीबायोटिक के प्रति क्या होती है? प्रतिरोधी नहीं होती। जैसी जीवाणु कोशिका पर हम एंटीबायोटिक डालते हैं जीवाणु कोशिका मर जाती है। तो ऐसी स्थिति में जीवाणु कोशिका प्रतिकृति नहीं कर सकती। तो जो संवाहक होता है उसमें ऐसा गुण होने चाहिए, यानी कि ऐसा जीन होनी चाहिए, एंटीबायोटिक जीन होने चाहिए। जब उस प्लाज्मिड को परपोषी कोशिका जीवाणु कोशिका में प्रवेश कराया जाता है तो वह एंटीबायोटिक की उपस्थिति में नहीं मर सके। तो ये जो 2 स्थल दे रखे हैं ये एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक स्थल है और ये टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक स्थल है। यहाँ देख सकते हैं कि ये जो एम्पिसिलिन है, क्लोरमफेनिक्लोल, टेट्रासाइक्लिन और कैनामाइसिन ये एंटीबायोटिक है। तो इन एंटीबायोटिक की उपस्थिति में जीवाणु कोशिका मर जाती है। तो जीवाणु कोशिकाओं को मरने से रोकने के लिए इसमें वर्णयोग चिह्नक होनी चाहिए, यानी कि एंटीबायोटिक स्थल होने चाहिए। जैसे ही हम कोशिका में DNA को प्रवेश कराते हैं, वांछित DNA को, तो जीवाणु कोशिका रूपांतरित कोशिका बन जाती है और उसमें एंटीबायोटिक के प्रतिरोधी जीन होने चाहिए, तभी जाकर के वो जीवित रहेगी। तो ये एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीन है दोनों। फिर इसके बाद में होना चाहिए कि इसमें क्लोनिंग स्थल होने चाहिए, यानी जो विजातीय DNA को जोड़ने वाले स्थल होने चाहिए। तो विजातीय DNA को जोड़ने वाले स्थल यानी प्रतिबंधन स्थल है। तो ये PBU सेकेंड, SAL फर्स्ट, BAMH फर्स्ट, हिंड सेकेंड, हिंड थर्ड, CLA फर्स्ट, ECORI फर्स्ट, PBU फर्स्ट, PST फर्स्ट ये होनी चाहिए। और यहाँ देख सकते हैं तो ये सब क्या प्रतिबंधन स्थल है और एंटीबायोटिक के प्रतिरोधी जीन है। ये दोनों एंटीबायोटिक के प्रतिरोधी जीन है, AMR रेस्ट्रिक्शन और टेट्रासाइक्लिन रेस्ट्रिक्शन।
और फिर उसके बाद में होना चाहिए आरओपी रॉप। यानी रॉप क्या है? आरओपी ये प्लाज्मिड के प्रतिकृति में भाग लेने वाले प्रोटीन का कूट लेखन करता है। प्लाज्मिड के प्रतिकृति में भाग लेने वाले प्रोटीन का कूट लेखन करता है रॉप। दे रखा क्लोनिंग स्थल। क्लोनिंग स्थल का मतलब होता है कि इसमें विजातीय डीएनए खंडों को जोड़ने के स्थान होने चाहिए। यानी संभाग के अंदर एक से अधिक, यानी कि एक स्थल होने चाहिए, एक से अधिक स्थल होने चाहिए जिससे कि डीएनए खंड को जोड़ा जा सके। इसी को हम क्या कहते हैं? क्लोनिंग कहते हैं, क्लोनिंग स्थल कहते हैं। डीएनए खंडों को जोड़ना ही क्लोनिंग स्थल कहलाता है। अब हम पीवीआर 32 है, पीवीआर 332 है, इसमें क्लोनिंग कैसे करेंगे? तो इसमें दो स्थल है, एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीन के दो स्थल है, एक ये वाला है और एक ये वाला, टेट्रासाइक्लिन का है और एम्पिसिलिन का है। अब हम टेट्रासाइक्लिन नामक स्थान पर हम विजातीय डीएनए खंड को जोड़ देंगे। इससे क्या है? टेट्रासाइक्लिन के प्रति इसकी एंटीबायोटिक प्रतिरोधी क्षमता समाप्त हो जाएगी। तो इसको अब क्या कहेंगे? रूपांतरित कोशिका कहेंगे। मैंने टेट्रासाइक्लिन दबा दिया और इस पे हमने डीएनए खंड को जोड़ दिया, तो अब ये रूपांतरित कोशिका हो गई। और रूपांतरित कोशिका को हम टेट्रासाइक्लिन माध्यम पर उगाते हैं या परिवर्तित करते हैं तो परिवर्तित नहीं होगी, यानी कि यह मर जाती है। अब इसी कोशिका को हम एम्पिसिलिन यानी पेनिसिलिन एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक स्थल में इसको परिवर्तित करते हैं तो परिवर्तित करने लगती है। तो इससे पता चलता है कि जो ये एम्पिसिलिन टेट्रासाइक्लिन के प्रति प्रतिरोधी है और एम्पिसिलिन के प्रति प्रतिरोधी नहीं है। अब हम देखते हैं कि जैसे टेट्रासाइक्लिन को हमने जुड़ा रहने दिया, अब इस कोशिका को, यानी कि इससे जो संक्रमित कोशिका है संभाग करने के बाद में, तो इससे क्लोनिंग कोशिका है उसको हम परिवर्तित कराते हैं। दोनों ही माध्यम हम परिवर्तित करा देते हैं, यानी पेनिसिलिन एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक की उपस्थिति में भी करा देते हैं परिवर्तन और टेट्रासाइक्लिन की भी उपस्थिति में करा देते हैं। तो दोनों स्थिति में जीवित रहते हैं अगर दोनों ही प्रतिजन स्थल एंटीबायोटिक प्रतिजन स्थल जीन इनसे जुड़े हुए है। तो यहाँ देख सकते हैं पूरा का पूरा प्रोसेस ऐसी है। अब दूसरी स्थिति क्या है, यानी कि क्लोनिंग स्थल के बारे में, कि जैसे कि बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम को लेकर के यह क्रिया की जाती है। अब जैसे ही रिकॉम्बिनेट यानी पुनर्योगज डीएनए को जीवाणु कोशिका में प्रवेश कराया जाता है तो जीवाणु कोशिका में उपस्थित एंजाइम बीटा ग्लैक्टोसाइडेज ये निष्क्रिय हो जाता, नीले रंग को नहीं देता। और अगर हम बिना पुनर्योगित यानी बिना रूपांतरित कोशिका को हम संवर्धन माध्यम में उगाते हैं और बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम नीला रंग देता है। तो इस तरह से ये वर्णोत्पाद की क्रोमोजिन पदार्थ की उपस्थिति को भी दिखलाता है। इसको पुनर्योगज क्लोनिंग के रूप में पहचानते हैं। और जो चौथा चरण होता है, यानी कि जो पुनर्योगज युक्त डीएनए युक्त संभाग को जो हम परपोषी में प्रवेश कराते हैं यानी जंतु कोशिका पादप कोशिका में, तो उसके लिए वह तैयार होना चाहिए, तब जा करके उसमें प्रवेश कराते हैं, उसको तैयार किया जाता है। इस वीडियो में हमने बताया क्लोनिंग संवाहक की विशेषताएं, यानी कि जो वांछित जीन प्रोटीन उत्पन्न करने वाले विजातीय डीएनए खंड को ले जाने वाले वाहक में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए जो परपोषी कोशिका में जाकर के प्रतिकृति करे और वांछित जीन की उत्पादन कर सके। तो यह आपके समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।